हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम मीनिंग ऑफ मनी। मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें कह रहा है कि सबसे पहले जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। किसके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है? जब हम कोई भी चीज़ को बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को, तो उसके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पेमेंट देनी पड़ती है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि मनी वर्ड पीपल यूज़ टू बाय थिंग्स, टू पे फॉर थिंग्स। तो जब हम कोई भी थिंग्स को बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसके लिए जो हम पेमेंट देते हैं, तो जो पेमेंट देती हैं वो क्या हमारी मनी होती है। तो मनी का काम करती है। तो मनी क्या होगी हमारी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। जैसे आगे एग्जांपल दिया है, सपोज यू वांट बाय ए नोटबुक फ्रॉम ए शॉप, यू गिव 50 रुपीज़ एंड द शॉपकीपर गिव यू नोटबुक। तो इसमें कह रहा है कि जब आपने किसी शॉप से नोटबुक खरीदी है तो उसके लिए आपने 50 रुपीज़ दिए। तो जो 50 रुपीज़ हैं वो क्या होगी, आपकी मनी हो गई है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप नोटबुक का एग्जांपल लो, आप किसी और एग्जांपल के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे ये हमें पिक्चर में दिखाया है कि ये क्या है, हमें मान लो हमने कुछ परचेज़ किया और परचेज़ करने के बदले हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया है। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कौन करता है? वो मनी करती है। आगे हमारा मनी इन ओल्डन डेज। इन ओल्डन डे देयर वाज नो करेंसी लाइक नोट एंड कॉइन। कि अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम के ऊपर ना तो कोई नोट थे, ना कोई कॉइन थे। तो पीपल डिड नॉट यूज़ पेपर मनी और डिजिटल मनी, और ना ही डिजिटल मनी का कोई यूज़ था। फिर एक्सचेंज कैसे होता था? तब एक्सचेंज होता था गुड्स का गुड्स के साथ। जिसको जो गुड्स चाहिए, गुड्स के बदले वो गुड्स को देता था। सपोज करो कि एक आदमी को क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए, वीट चाहिए। तो वीट के लिए मान लो दूसरे आदमी के पास उसको राइस की ज़रूरत है, तो इसके पास राइस है, ये राइस दे देगा और दूसरे से क्या ले लेगा, ये वीट ले लेगा। तो गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ होता था। तो वो था हमारा बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ होता है। ना तो कोई उस टाइम पे कोई नोट और कॉइन थे, ना ही वहाँ पे पेपर मनी थी, और ना ही वहाँ पे डिजिटल मनी थी। सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ होता था। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? इज ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज डायरेक्टली टू गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूज़ ऑफ मनी। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर आपसे पूछ लें कि वाटर सिस्टम क्या होता है, तो आप कहोगे वाटर सिस्टम वो होता है जिसमें जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो गुड्स और सर्विसेज के साथ ही डायरेक्टली एक्सचेंज होती हैं, उसमें विदाउट यूज़ ऑफ मनी, उसमें मनी का यूज़ नहीं होता। तो सिंपल वर्ड्स में एक गुड्स दे दो और दूसरी गुड्स आप ले लो, तो वो क्या हो गया हमारा? वाटर सिस्टम हो गया। आगे देख लेते हैं, इसका एग्जांपल दिया है हमें। एग्जांपल में दिखा रहा है कि एक फार्मर है, वो क्या दे रहा है, वीट दे रहा है टू क्लॉथ मेकर। इन रिटर्न क्लॉथ मेकर गिव्स 2 मीटर क्लॉथ टू फार्मर, वीट एक्सचेंज फॉर क्लॉथ, नो मनी इज़ यूज, दिस इज़ कॉल्ड वाटर सिस्टम। तो ये कह रहे हैं कि एक आदमी है ए और दूसरा आदमी है बी। इस आदमी ने इसको कपड़ा दे दिया और इस आदमी ने इसको क्या दे दिया, गेहूँ दे दिया। तो दोनों ने गुड्स के साथ गुड्स का एक्सचेंज किया, तो ये क्या हो गया हमारा? वाटर सिस्टम हो गया। अब हमें दिखा रहे हैं, जैसे ये पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि गेहूँ दे के वो क्या खरीद रहा है, जूते खरीद रहा है। तो जूते खरीद रहा है, तो ये कौन सा एक्सचेंज हो गया? गुड्स का। एक गुड्स दे रहा है और दूसरी गुड्स ले रहा है, तो गुड्स का गुड्स के साथ एक्सचेंज हो गया। जब गुड्स का गुड्स के साथ एक्सचेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं वाटर सिस्टम। आगे नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ मनी। हमने अभी बात की कि गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ होता था, तो फिर धीरे धीरे ये मनी तक हम कैसे पहुंच गए, कैसे एवोल्यूशन हुआ इसका? मनी हैज़ नॉट ऑलवेज एक्जिस्टेड इन फॉर्म ऑफ नोट एंड कॉइन। तो ये कह रहे हैं कि शुरू से ऐसा नहीं था कि नोट और कॉइन चलने शुरू हो गए थे। इट डेवलप स्लोली ओवर टाइम टू रिमूव प्रॉब्लम ऑफ वाटर सिस्टम। तो ये स्टेप बाय स्टेप चला है, धीरे धीरे हम मनी के कॉइन और नोट के ऊपर हम पहुँचे हैं। तो कैसे ये प्रोसेस चली है, कैसे इनका डेवलप हुआ है ये मनी, तो इसकी जर्नी हम शुरू करते हैं प्रिमिटिव एज से लेके मॉडर्न एज तक एवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ है।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी कमोडिटी मनी से जब गुड्स को गुड्स के साथ लेन देन किया जाता था, जो गुड्स को ही मनी समझा जाता था, लाइक ग्रेन, कैटल, सॉल्ट, राइस, व्हीट, मेटल वर एक्सचेंज। तो इनका एक्सचेंज होता था एक दूसरे के साथ। सपोज करो कि एक आदमी को गेहूँ चाहिए, तो एक शीप को देकर वो 20 बैग ऑफ व्हीट ले सकता है। तो ये कौन सी मनी होगी, हमारी कमोडिटी मनी हो गई है। तो इसका जैसे आगे एग्जांपल दिया है कि ये वाटर सिस्टम है, कमोडिटी मनी को शो कर रहा है कि इसको क्या चाहिए, इसको फ्रूट चाहिए, ये फल ले रहा है, इससे फ्रूट खरीद रहा है और इसके बदले में ये क्या दे रहा है, इसको मुर्गी दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये कौन सा एक्सचेंज हो गया, हमारा कमोडिटी मनी होगी कि गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट है हमारी मेटल मनी, कि सबसे पहले कमोडिटी मनी आई, उसके बाद कौन सी आ गई, हमारी मेटल मनी आ गई। मेटल मनी में क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज बिगेन टू यूज़, दे वर ड्यूरेबल एंड हैड हाई वैल्यू। तो इसमें कह रहे हैं कि जो मेटल मनी होती है उसके अंदर सिक्के होते थे, या तो गोल्ड के बने होते थे, या सिल्वर के, या कॉपर के, या ब्रॉन्ज के। ठीक है, तो ये क्या होते थे, ड्यूरेबल होते थे, ज़्यादा मजबूत होते थे और इसकी वैल्यू भी क्या होती थी, हाई होती थी। तो जो हमारे जो कॉइन और सिक्के हैं उसके बाद इनका चलना शुरू हो गया। तो कमोडिटी मनी के बाद क्या आ गया, हमारी मेटल मनी आ गई। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे है थर्ड हमारा पेपर मनी। सबसे पहले कमोडिटी मनी, उसके बाद हमारा अब आ गया है उसके बाद किया हमने मेटल मनी, और उसके बाद अब आ गया हमारा पेपर मनी। कैरिंग मेटल कॉइन वाज डिफ़िकल्ट एंड रिस्की। अब जो हमने कॉइन देखे थे वो कितने बारी बारी बड़े बड़े थे, तो उसको कैरी करना डिफ़िकल्ट था, रिस्की था। तो सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पेपर नोट, दे बिकेम लीगल टेंडर एंड एक्सेप्टेड एवरीवेयर। तो उसने क्या किया, कॉइन की जगह पे, गोल्ड और सिल्वर की कॉइन की जगह पे क्या शुरू कर दिया, पेपर मनी शुरू कर दी। गोल्ड और सिल्वर को एक जगह पे आरबीआई रख देता है, ठीक है, और उसके बदले में पेपर नोट इशू कर देती हैं। तो जो पेपर नोट आपने देखे हुए हैं, जैसे ये पिक्चर में दिखाए हैं आपको कि 20 रुपीज़ का, 100, तो ये क्या है, हमारी पेपर करेंसी है। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है कि बैंक स्टार्टेड इशू मनी इन फॉर्म ऑफ चेक, लोन, ड्राफ्ट, वैल्यू एग्जिट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट एंड बैंक गारंटी। तो क्रेडिट मनी में क्या होता है कि जो चेक की इशू होती हैं, लोन, ड्राफ्ट, तो ये सारा क्या है, हमारी क्रेडिट मनी है। तो ये चेक का आपको पे एक पिक्चर दिखा रखा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारे क्रेडिट मनी का। उसके बाद आ गया हमारा आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी। पहले कमोडिटी मनी किया, मेटल मनी किया हमने, ठीक है, कॉइन कर लिया हमने। अब आ गया हमारा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या हो गया हमारा, विद टेक्नोलॉजी पेमेंट स्टार्टर हैपनिंग थ्रू कार्ड एंड बैंक नेटवर्क, एग्जांपल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड। तो जो जितने भी हमारे कार्ड्स हैं इन सबको क्या बोलते हैं, हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहते हैं। उसके बाद प्लास्टिक मनी के बाद आ गया हमारा डिजिटल मनी। तो डिजिटल मनी में क्या आ जाएगा, नाउ मनी इज आल्सो स्टोर इन मोबाइल, ऑनलाइन अकाउंट, पेमेंट हैपन थ्रू इंटरनेट एंड मोबाइल ऐप। जैसे जो हमारा फ़ोन पे होता है, नेट बैंकिंग है, ठीक है, गूगल पे है, तो ये हमारा हम क्या कर रहे हैं, हम फ़ोन से कर रहे हैं। तो जो फ़ोन से एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे को, तो वो कौन सी मनी होगी, हमारी ई मनी। ठीक है, तो ई मनी का हमने कर लिया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारी क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या आ जाएगा, जो हमारे बिटकॉइन है, तो वो क्या आ गई, हमारी क्रिप्टो करेंसी हो गई है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक डिजिटल पेमेंट होती है जिसमें डिजिटल मनी हम परचेज़ कर रहे हैं। आजकल न्यू ट्रेंड में है, तो इसकी ये पिक्चर भी आपको दिखा रखी है। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम कॉइन हो गया, ठीक है। तो ये सारे कॉइन क्या है हमारे, ये हमारी डिजिटल मनी है। ये इनके लोगो हमें शो किए हुए हैं, लेकिन ये फ़ोन से ही हम, फ़ोन या लैपटॉप से आप इसको परचेज कर सकते हो। तो इसमें हमें शो किया है समरी टेबल में फॉर्म्स ऑफ मनी। तो फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या आ जाएगा हमारा, कि सबसे पहले हमने कमोडिटी पढ़ा जिसके अंदर हमने देखा कि राइस, कैटल, सॉल्ट का एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। मेटल मनी में गोल्ड और सिल्वर के कॉइन हैं। पेपर मनी में जो नोट है, जैसे 10 रुपीज़ का, 50 का, तो वो आ जाएगा। क्रेडिट मनी में आप चेक की इशू कर सकते हो। प्लास्टिक मनी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो हमारे हैं वो प्लास्टिक मनी है। डिजिटल मनी में यूपीआई पेमेंट हो गया,
क्रिप्टो करेंसी में क्या हो गया, आपके बिटकॉइन हो गए। तो जो मनी का जो डेवलपमेंट है सीधे एकदम से नहीं हो गया, ये प्रिमिटिव एज से मॉडर्न एज तक इसको काफ़ी लंबा टाइम लगा है डेवलप होने में। सबसे पहले कमोडिटी से, मेटल, मेटल से, उसके बाद पेपर मनी, पेपर मनी से हमारी क्रेडिट मनी, चेक मनी, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद ई मनी और क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल मनी है जो आजकल न्यू ट्रेंडिंग में है, इसमें काफ़ी लोग परचेज़ भी कर रहे हैं। तो आगे है हमारा नेक्स्ट। तो अभी हम करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ वाटर सिस्टम, कि हमने वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो हमने मनी को आगे हमने डेवलप किया, तो इसको डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, कि वाटर सिस्टम की जगह हम मनी को क्यों लेके आए। तो ये इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं वाटर सिस्टम की, चलो देख लेते हैं। कि पुराने टाइम में गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के साथ होता था, ठीक है। बिगनिंग में इट वर्क्स इन द बिगनिंग इट हैड मैनी प्रॉब्लम, शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जो चीज़ हम खरीदने चाहते हैं पहले तो वो वाली पार्टी आगे होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि एक फार्मर वीट खरीदना चाहता है, गेट ओनली गेट क्लोथ, ए फार्मर विद वीट गेट कुड ओनली गेट क्लोथ इफ़ द बीवर वांटेड वीट। अब मान लो कि वो किसी बीवर के पास जाता है, कपड़े बनाने वाले के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे कपड़ा चाहिए। वो कहता है कि कपड़ा तो दे दूंगा, पर तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मुझे वीट दो। अब सपोज करो कि वो आदमी के पास वीट नहीं है तो वो कपड़ा नहीं खरीद सकता। तो सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, की जो चीज़ आप किसी से ख़रीदना चाहते हैं बदले में वो चीज़ भी आपसे ख़रीदे जो आप उसको देना चाहते हैं। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, देयर वाज नो स्टैंडर्ड टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो एक गुड्स की क्या वैल्यू है इसके लिए कोई भी मेज़रमेंट नहीं था। हाउ मैनी किलो ऑफ राइस इक्वल टू शुगर, अगर आप 1 किलो शुगर ख़रीदना चाहते हो तो आपको कितना राइस देना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी मेज़रमेंट नहीं था, आप वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते थे। इंडिविजुअल ऑफ गुड्स, सम गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फॉर एक्सचेंज। तो इसमें बात कर रहा है कि कुछ गुड्स को तो डिवाइड करना ही मुश्किल था। तो जैसे काउ कैन नॉट बी डिवाइडेड फॉर स्मॉल थिंग्स, अगर आपको नमक और कपड़ा चाहिए तो काऊ को तो आप काट कर नहीं दे सकते, क्योंकि काऊ तो पूरी देनी पड़ेगी। और सॉल्ट और कपड़े की वैल्यू कम होती है और काऊ की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उनको डिवाइड करना गुड्स को मुश्किल था। उसके बाद आ गया नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। तो इसमें कह रहे हैं कि वेल्थ को स्टोर करके रखना भी मुश्किल था। जैसे फ्रूट्स हो गया, ये वेजिटेबल हो गया, ये काफ़ी लंबे टाइम तक हम स्टोर नहीं कर सकते। सपोज करो कि हमने किसी को गेहूँ दिया और गेहूँ के बदले वो हमें सब्जियाँ दे रहा है, दूध दे रहा है, फ्रूट दे रहा है, तो ये तो थोड़े टाइम के बाद क्या है, ख़राब हो जाएंगे। तो वेल्थ को स्टोर करना मुश्किल था इसके अंदर। डिफ़िकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट, मतलब अगर आपने फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता। देयर वाज नो स्टैंडर्ड मीडियम एक्सेट, लैंडिंग 5 किलो ऑफ ग्रेन टूडे मेट नॉट बी रीपेबल नेक्स्ट मंथ। तो उसको नेक्स्ट मंथ क्या है, पे करना, थोड़ा उधार देना मुश्किल हो जाता था कि उसके अंदर हम इंटरेस्ट कितना पे करें। आगे नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी। तो कैरिंग हैवी गुड्स फॉर एक्सचेंज वर इनकन्वीनियंस, ट्रांसपोर्टिंग 20 सैक ऑफ राइस टू बाय क्लॉथ इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसमें बात कर रहा है कि अगर हमें हैवी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हमारे लिए क्या हो जाता था, वो डिफ़िकल्ट हो जाता था। नो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हार्ड टू सेटल डेट एंड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मनी। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बिना मनी को, फ्यूचर पेमेंट को करना क्या हो जाता था, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो अब हमने इसकी डिफ़िकल्टी की थी, ड्रॉबैक्स कर लिया हमने मनी की, कि जो वाटर सिस्टम था इसकी बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ा, मनी को डेवलप किया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे है फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या आ जाएगा, इसके अलग अलग टाइप हैं वो हम आगे देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ मनी में ये बनाई गई हैं लीगल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड, उसकी वैल्यू के ऊपर बेस करके इसकी अलग अलग फॉर्म्स बनाई गई हैं। तो इसकी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारी फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी में क्या आ जाता है कि मनी की सिर्फ एक फेस वैल्यू होती है, उसकी जो अंदर की वैल्यू होती है, इंट्रिंक्स वैल्यू होती है,
उसके कंपैरिजन को दोबारा हम चेक करते हैं। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन इन एंशिएंट टाइम, इफ़ द कॉइन इज़ मेल्ट द मेल्ट हैज़ द सेम वैल्यू एज़ कॉइन इटसेल्फ। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब उसकी फेस के ऊपर जितना लिखा है उसको जब हम उसको मेल्ट कर लेंगे तो मेल्ट करके भी उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी। तो वो कौन सी मनी होती है? हमारी फुल बॉडीड मनी होती है। अब सपोज करो कि एक 10 रुपीज़ का गोल्ड का कॉइन है। तो 10 रुपीज़ का गोल्ड का कॉइन है तो उसके अंदर गोल्ड जो अब उसको मेल्ट कर लेंगे तो उसमें जो गोल्ड होगा वो भी 10 रुपीज़ के इक्वल ही होगा। तो ये कह रहे हैं कि जितने का कॉइन है उसकी मेटल भी उतने की होगी। अगर उसको मेल्ट करके आप उसको सेल करोगे तब भी आपको 10 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो मतलब जितनी फेस के ऊपर वैल्यू है तो उसकी मेटल भी उतनी ही लगाई गई हो। आगे है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होती है हमारी? Definition: money used in excess of matter reserve accepted because people trust the issuer। इसमें कह रहे हैं कि पेपर करेंसी इशू बाय बैंक इन ओल्ड टाइम बैक बाय गोल्ड एंड सिल्वर, वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट नॉट मेटल। अब हमें कह रहे हैं कि जो पहले क्या होता था कि गोल्ड और सिल्वर में होता था तो वो फुल बॉडीड मनी होगी, लेकिन जब गोल्ड और सिल्वर को एक जगह पे सिक्योर रख के उसकी जगह पेपर मनी चला दी तो पेपर मनी किसके ऊपर बेस्ड है? वो ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है। हालांकि हमारे पास मेटल नहीं है लेकिन हम किसके ऊपर, हम किसी को मान लो 10 रुपीज़ दे रहे हैं, 100 रुपीज़ दे रहे हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ट्रस्ट के ऊपर बेस है कि इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, सेंट्रल बैंक ने इशू किया है इसको। ये मनी होती है हमारी फिड्यूशरी मनी विच इज़ बेस्ड ऑन द इन ट्रस्ट। आगे नेक्स्ट है हमारा फेट मनी। फेट मनी क्या होती है हमारी? मनी डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट एज लीगल टेंडर नॉट बैक बाय एनी कमोडिटी। तो इसमें कह रहा है कि जो मनी है जैसे 10 रुपीज़ हो गया, 100 रुपीज़ हो गया, 500 रुपीज़ हो गया, तो ये मनी क्या है, किसने डिक्लेयर की है? गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है। तो एक लीगल टेंडर के थ्रू ये डिक्लेयर हुई है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि इसकी जो अंदर की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, लेकिन ये लीगल मनी है इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करके चलते हैं। आगे है हमारा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या आ जाएगा हमारा? Money that represent a promise to pay in the future issue by bank and financial institution। तो क्रेडिट मनी जैसे चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। तो ये कौन सी मनी है? हमारी क्रेडिट मनी है। तो इसकी अपनी कोई अंदर इसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ एक देने वाले के ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होती है। तो जो आपने चेक इशू किया है, सपोज करो ए ने बी को चेक देना है। अभी ये चेक एक सिर्फ एक पेपर का बना हुआ है, इसके अंदर अपनी पेपर की कोई वैल्यू नहीं है इसमें, लेकिन उसके ऊपर लिखी हुई जो पेमेंट है उसको एक ट्रस्ट के ऊपर बेस करके ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे हमारा सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी रेफर टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट इंक्लूड कैश विद पब्लिक डिपॉजिट इन बैंक कैन बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन, इट इज़ कॉल्ड मनी स्टॉक। सबसे पहले तो हमें ये बता रहा है कि जितना भी स्टॉक है इकॉनमी के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको हम सप्लाई कहते हैं। जैसे पब्लिक के पास भी है कैश, बैंक के पास भी है, तो जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करती हैं। तो ये मनी क्या हो गया? हमारा मनी स्टॉक हो गया। आगे देखते हैं मीनिंग इन सिंपल वर्ड। सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो लोगों के गुड्स को ख़रीदने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कंट्री के अंदर सर्कुलेशन में है, जो पीपल्स क्या हैं गुड्स को ख़रीदने के लिए, सर्विसेज को ख़रीदने के लिए, अपने डेट को पे करने के लिए जो उनके पास है, वो क्या होगी? हमारी मनी सप्लाई हो गई है। तो मनी सप्लाई क्या हो गया? एक टोटल स्टॉक ऑफ मनी हो गया जो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इकॉनमी में अवेलेबल है। तो इसको आगे इसकी डिफरेंट फॉर्म है इसको मेज़र करने की मनी सप्लाई को, जैसे M0 से लेके M4 तक। तो इसके हमें आगे देख लेते हैं। M0 क्या हो गया हमारा? मॉनेटरी बेस का सबसे नैरो मनी बोलते हैं, सबसे छोटी मनी कहा जाता है इसको। इसमें मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी इन एनी इकॉनमी। करेंसी नोट एंड कॉइन इन सर्कुलेशन आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम, कि बैंक को नहीं ले रहे, इसके अंदर जो लोगों के हाथों में जो करेंसी है या कैश है वो क्या हो गया? हमारी
मॉनेटरी बेस हो गया, हमारी एम नॉट मनी हो गई है। बेसिस फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड मनी क्रिएटेशन बाई सेंट्रल बैंक, तो ये सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज़ की जाती है इसको, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। वो क्या हो गया, हमारी नैरो मनी हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं M1। M1 क्या हो गया हमारा, M1 के अंदर किसको इंक्लूड करती हैं, मनी डैट इज़ रेडी अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन के लिए अवेलेबल है इसको। करेंसी नोट एंड कॉइन विद पब्लिक, जो पब्लिक के हाथ में है वो क्या हो गया हमारा नैरो मनी हो गया। डिमांड डिपॉजिट, जो बैंक के पास है, बैंक में जमा कर रखे हैं हमने। अदर डिपॉजिट विच इज़ यूज़ फॉर ट्रांजेक्शन, तो ये वेरी हाई लिक्विडिटी होती है और ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश, ये कैश के इक्वल ही मानी जाती है। आगे है हमारा M2। M2 में क्या है कि जो हमने M1 में पढ़ा, प्लस में सेविंग आ जाएगा पोस्ट ऑफिस की, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पोस्ट ऑफिस की सेविंग अगर उसमें ऐड कर देती है तो वो हमारी M2 बन जाती है। ये थोड़ी सी नैरो थी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पब्लिक की मनी ही को ही इंक्लूड किया था। पब्लिक की मनी चाहे बैंक में है चाहे उनके हाथ में है, बैंक में भी सिर्फ डिमांड डिपॉजिट को लेके चलेंगे। अगर इसी के अंदर हम पोस्ट ऑफिस की सेविंग को भी जोड़ दें तो ये हमारी M2 बन जाएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे M3 में क्या आ जाएगा कि M1 प्लस में टर्म डिपॉजिट विद बैंक, कि हमने M1 में क्या था, करेंसी ली थी जो लोगों के हाथों में और जो डिमांड डिपॉजिट में और अदर डिपॉजिट है। लेकिन अगर उसी के अंदर कमर्शियल बैंक के टाइम डिपॉजिट को भी हम ऐड कर देते हैं तो वो कौन सी बन जाती है, M3, जहाँ ब्रॉड मनी कहते हैं। तो RBI इसका यूज़ क्या करता है, मनी को सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए करता है। आगे नेक्स्ट है हमारा M4 में क्या आ जाएगा, M3 के साथ साथ अदर डिपॉजिट आ जाएंगे जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। तो M3 और प्लस में पोस्ट ऑफिस सेविंग, ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड मनी है हमारी मनी सप्लाई में। सबसे M नोट सबसे नैरो हो गई, M1 और M नोट, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ गई, हमारी ब्रॉड मनी आ गई। आगे इसे समरी टेबल में दिखाया है कि M नोट में क्या है, करेंसी विद पब्लिक और बैंक रिजर्व, जिसको बेस मनी और सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। M1 में क्या आ जाएगा, M नोट तो है ही है, साथ में डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा। उसके बाद M2 में क्या आ जाएगा, M1 तो है ही है, साथ में पोस्ट ऑफिस की सेविंग इसमें इंक्लूड हो जाएगी। आगे फिर टाइम डिपॉजिट आ जाएगा, उसके बाद अदर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट आ जाएंगे। इसमें जो समझने वाली बात है कि सबसे पहले जो हमने M नोट किया था और M1 किया था, ये का लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या है, लास्ट वाले में हमारी लिक्विडिटी क्या है, हमारी कम हो जाएंगी और सबसे ज़्यादा ये ब्रॉड मनी है। तो इसमें शो कर रहा है, नीचे लिखा हुआ हमारा की पॉइंट मोस्ट लिक्विड है और डेली ट्रांजैक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं M नोट और M1 को। M3 और M4 क्या हैं, लेस लिक्विड हैं सेविंग करने के लिए और इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट आ गया हु सप्लाई मनी, मनी को कौन सप्लाई करता है, तो सप्लायर ऑफ मनी माने जाती हैं तीन, हमारा सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट बैंक। जो RBI है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको प्रिंसिपल सप्लायर बोला जाता है मनी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो करेंसी है, करेंसी इशू कौन करता है, हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक हैं वो सिर्फ क्या करती हैं, इशू नहीं करते करेंसी को, वो क्या करती हैं, सिर्फ क्रिएट करती हैं। तो मनी को क्रिएशन का काम किसका है, कमर्शियल बैंक का है। आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारा गवर्नमेंट क्या करती है, कॉइन होते हैं जो हमारे, ठीक है, उनको इशू करने का काम किसका है, हमारा भारत सरकार का है। तो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि सेंट्रल बैंक RBI है, करेंसी को इशू करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कॉइन इशू करती है, और मनी को क्रिएट करने का काम किसका होता है, कमर्शियल बैंक का होता है। तो आज का आपको टॉपिक कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। थैंक यू।